हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो आ चुका हूं मैं सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के यूनिट 5 के ऊपर। जी हाँ, मानो न मानो 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एक यूनिट रह गई है जिसको आज मैं अभी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इसकी एक ही पार्ट के अंदर अपन पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट कर ले। तो सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में मैं आ चुका हूं। एमबीए थर्ड सेम में सब्जेक्ट है। ठीक है, बीबीए में है, पीजीडीबीएम यूजीसी नेट के अंदर भी इसके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम इसके अंदर बैठता है। पीजीडीबीएम में भी ये सब्जेक्ट बैठता है। तो क्या है ये सप्लाई चेन एंड सीआरएम लिंकेज। इसका फर्स्ट जो टॉपिक निकल कर आता है वो आता है सप्लाई चेन एंड सीआरएम लिंकेज पे। ये टॉपिक्स हैं क्या, ये कहना चाह रहा है कि सप्लाई चेन एंड सीआरएम। सीआरएम क्या होता है, पहले हमको ये समझ लेना होगा सीआरएम होता क्या है। सीआरएम है कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, सीधा अपन टॉपिक पे चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट होगा लेकिन सारे टॉपिक में कवर अप कर दूं। शॉर्ट टाइम के अंदर एक क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं ताकि आपका जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है वो और अच्छी स्ट्रांग हो सके, इसलिए मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट आज चलूंगा। कस्टमर रिलेशनशिप और बहुत अच्छी यूनिट है ये, स्कोरिंग यूनिट है। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इसके अंदर, है ना। तो काफी आसान यूनिट है, अपन आसानी से इसको कंप्लीट कर लेंगे। सीआरएम की फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि एक कस्टमर जो आपकी कंपनी के साथ जुड़ा, एक कस्टमर जो आपकी कंपनी के साथ जुड़ा, उसको आपको कौन कौन सी सुविधाएं देनी चाहिए। उसको आपको एक ग्रेवियंस सिस्टम यानी कि कोई ग्रेवियंस हो जाए, कोई कठिनाई आ जाए उसको, तो आपको वो सॉर्ट आउट करना चाहिए। इसके अलावा उससे टॉक करनी चाहिए। टॉक का मतलब कि उसका फीडबैक लेना। ठीक है, वो कितना सेटिस्फैक्ट्री है उस प्रोडक्ट का यूज करके, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये सबका सब काम किसका होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का होता है। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिस कंपनी का जितना स्ट्रांग होगा दोस्तों, सीधा सीधा गणित है कि उस कंपनी का डायरेक्ट कस्टमर सपोर्ट उतना बढ़ जाता है। मतलब कि अगर किसी का सीआरएम डिपार्टमेंट स्ट्रांग है तो उसको पता रहता है कि मार्केट में डिमांड कितनी चल रही है और उस कंपनी की गुडविल कितनी है। ठीक है, जब ये दोनों चीजें उसको पता चल जाएंगी तो कंपनी उस अकॉर्डिंग क्या कर पाएगी, प्रोडक्शन कर पाएगी। आज कंपनी को यदि कंपनियां लाखों रुपया खर्च करती है केवल ये पता लगाने के लिए मार्केट में डिमांड कितनी है, अब वो डिमांड आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर अगर आपको सीधा बता दे कि सर मेरे पास इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड आई थी, आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आर&डी करिए, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में सेल होने की प्रोबेबिलिटी है, तो कंपनी वो प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। ठीक है, अब यही पूरा सीआरएम डिपार्टमेंट का काम होता है, कस्टमर से फीडबैक लेना, बात करना, कस्टमर के ग्रेवियंस सॉल्व करना, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, यही सीआरएम डिपार्टमेंट का काम होता है। अब इसको यहां पर क्वेश्चन में टॉपिक में बोला गया है लिंक विद द सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड सीआरएम। अब सप्लाई चेन में आता है कौन कौन है, जब कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा जाता है। कंपनी किसको प्रोडक्ट देती है, डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट देती है। अपन यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर तक ले लेते हैं। कंपनी प्रोडक्ट दे रही है डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर वो प्रोडक्ट दे रहा है होलसेलर को और होलसेलर वो प्रोडक्ट दे रहा है वेरियस रिटेलर को और डिस्ट्रीब्यूटर भी वेरियस होलसेलर को ये प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, और ये आगे जाके क्या बन जाते हैं, आगे जाके रिटेलर को मिल रहा है, 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 रिटेलर को मिल रहा है। और आप सबको पता है कस्टमर से बात कौन करता है, कस्टमर से रिटेलर बात कर रहा होता है। यानी कस्टमर से बात कौन कर रहा होता है, उससे डायरेक्ट टच में कौन होता है, रिटेलर होता है। होता है कि नहीं होता। आज मैं दुकान से सामान लेकर आया तो मैं दुकान वाले को जानता हूं, आज मैं बाइक लेकर आया तो मैं उसके एजेंट को जानता हूं, मैं होंडा के शोरूम के मालिक को नहीं जान रहा। बात समझ में आई। तो जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो कस्टमर किसको जानता है, रिटेलर को जानता है, और वही आपकी एक्चुअल एसेट्स होता है कंपनी में। और इसका थ्रू ही हम क्या मैनेज करते हैं, सीआरएम मैनेज करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। अब इसके लिए अलग से कंपनी हायर भी कर लेती है या इसके लिए अलग से कंपनी रिटेलर को ही एसोसिएट कर देती है या खुद के सर्विस सेंटर खोल लेती है। ये सीआरएम के प्रोसेस के पार्ट होते हैं। अगर मैंने सीआरएम को किससे लिंक कर दिया,
सीआरएम को लिंक कर दिया सप्लाई चेन से, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो बंदा डायरेक्टली टच में है, रिटेलर जो डायरेक्टली टच में है, वो हमको सप्लाई चेन का भी हिस्सा हो जाएगा और सीआरएम का भी हिस्सा हो जाएगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का भी हिस्सा हो जाएगा और सप्लाई चेन का भी हिस्सा हो जाएगा। तो रियल टाइम में हमको डिमांड पता चल जाएगी। रियल टाइम में क्या पता चल जाएगी? डिमांड पता चल जाएगी। और ये डिमांड आपको पता चल गई तो उसके अकॉर्डिंग हम बेटर अलोकेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज, बेटर प्लानिंग, बेटर प्रोडक्शन, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कंट्रोलिंग, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज सब कर सकते हैं। मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे पहुंचने के लिए हमको एग्जैक्ट डिमांड एग्जैक्ट एरिया में पता होनी चाहिए, और जितना ज्यादा इसमें एक्यूरेसी होगी उतना ज्यादा ही हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी। मतलब कोई भी कंपनी ग्रोथ करती है, ठीक है। मैं अभी आप सबको एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का हेड मान के आपसे बात कर रहा हूं। एक सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड सीआरएम लिंकेज क्या है कि जो कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट है उसको रिटेलर के साथ एसोसिएट कर दिया जाए या होलसेलर के साथ एसोसिएट कर दिया जाए, जिससे क्या हो, हमको ऑन टाइम रियल टाइम के अंदर क्या मिल सके, ऑन टाइम के अंदर हमको हमारी डिमांड का पता चल सके, मार्केट में जो प्रोडक्ट हमने सप्लाई करा है उसकी वैल्यू का पता चल सके, उसकी एक्चुअल में डिमांड आ रही है, उस प्रोडक्ट में क्या डिफॉल्ट आ रहा है, ये सारी बातें पता चल सके, जिससे हम क्या कर सके, हमारी जो सप्लाई चेन है इसको और स्ट्रॉन्ग कर सके, होलसेलर बढ़ाने हो वहां बढ़ा सके, जहां घटाने हो वहां घटा सके। तो ये इफेक्टिव यूज ऑफ सप्लाई चेन, इफेक्टिव यूज ऑफ सप्लाई चेन एंड इफेक्टिव यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज, वी मस्ट लिंक द सीआरएम एंड द सप्लाई चेन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट इसके अंदर आपको नहीं होगा, ठीक है। बुकिश थ्योरी है, बाकी उसके अंदर आप देख लीजिए, कोई इसमें डाउट आपको कॉन्सेप्चुअल बेस तो कोई डाउट आएगा नहीं। अब आता है द कंप्लीट सप्लाई चेन नेटवर्क मस्ट इंक्लूड डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम सच एज ईआरपी एंड सीआरएम। ये हेडिंग है, थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, अब दिख रही होगी। हाँ, अब ये क्या कह रहे हैं कि सप्लाई चेन नेटवर्क में क्या इंक्लूड करना है, ईआरपी और सीआरएम। अच्छा, अब ये सीआरएम है बेसिकली तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लेकिन ये होता है आजकल पूरा का पूरा ऑटोमेशन पे। किस पे होता है? ऑटोमेशन पे, यानी हर चीज आपकी मैक्सिमम चीजें ऑटोमेशन पे हो गई। जैसे आप फोन पे यूज करते होंगे, गूगल पे यूज करते होंगे, कभी कोई ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाए, वैसे यूपीआई के ट्रांजैक्शन फेल्ड होते नहीं है, हाईएस्ट सिक्योर ट्रांजैक्शन एनवायरनमेंट है उनका, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाए, कोई पेमेंट फेल्ड हो जाए, तो उसके अंदर उनके ऑटोमेशन से एक टिकट जनरेट हो जाता है, और टिकट से आपको डायरेक्ट बिना कस्टमर केयर से बात करे, बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करे, आपका ग्रेवियंस सॉल्व हो जाता है। फ्लिपकार्ट भी ये काम करती है, फोन पे भी ये काम करती है, गूगल पे भी ये काम करती है, ठीक है, भारत पे भी ये काम करती है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये सारे काम करती हैं। तो ये क्या है? ये ऑटोमेशन का काम है, यानी ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है, सीआरएम भी एक सॉफ्टवेयर बेस हो गया, ईआरपी भी सॉफ्टवेयर बेस हो गया है और सीआरएम भी क्या हो गया? सॉफ्टवेयर बेस हो गया। ईआरपी की फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय रिसोर्स प्लानिंग, है ना, एम्प्लॉय रिसोर्स प्लानिंग। तो इसका मतलब क्या है? सीआरएम और ईआरपी को सॉफ्टवेयर की हेल्प लेने से हम क्या करेंगे? हर चीज ऑटोमेशन पे हो जाएगी, और ऑटोमेशन से होने से क्या होगा? एरर के चांसेस क्या होंगे? लेस हो जाएंगे। ह्यूमन एरर के चांसेस क्या हो जाते हैं? लेस हो जाते हैं, और इससे हमारा आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। हमारे पास जितना ज्यादा एक्यूरेट डेटा होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेट प्लानिंग करी जा सकती है। एक्यूरेसी इज द डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए कहा जाता है सीआरएम सिस्टम प्रोवाइड द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज मैनेजिंग द कस्टमर ऑर्डर, डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, रेवेन्यू, मार्केटिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन अलोंग विद द स्ट्रेटजीज ऑफ रीचिंग द टारगेट मार्केट। ठीक है, जब हम सीआरएम को सप्लाई चेन से इंस्टिगेट कर देंगे तो हमको कस्टमर के ऑर्डर के बारे में पता चलेगा, लेकिन जब हम इसको ईआरपी के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ, यानी ईआरपी एम्प्लॉय रिसोर्स प्लानिंग किसी सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं तो हम इसको रियल टाइम में जनरेट कर पाते हैं। और इसकी खासियत यह होती है कि हमको एक्यूरेट डेटा फ्रीक्वेंटली मिलने के कारण हमारा प्रोडक्शन भी ऑन टाइम हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मान लो कि मेरे को कल पता चले, ठीक है, कि इतना प्रोडक्शन करना था,
पर आज यदि प्रोडक्शन यूनिट में इतना प्रोडक्शन हो गया तो जो एक्सेस प्रोडक्शन होता है वो वेस्टेज हो जाए। जैसे कल यदि मिल्क की डिमांड बढ़ने वाली है और सरस, अमूल, मदर डेयरी, इन कंपनियों को पता चल जाए कि अब बढ़ने वाली है, तो ये क्या करेंगे, दूध में पानी मिला देंगे? जी नहीं। तो ये अपना मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। मतलब जो किसान भाई बंधु से मिल्क परचेस कर रहे थे या मिल्क परचेस कर रहे थे, उनको बोला जा सकता है कि आप जो एक्स्ट्रा मिल्क है वो और प्रोवाइड कराइए, वो एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इनका ऑन टाइम जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन का यह बेनिफिट होता है। यह कब हो पाएगा, जब हम इसका सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, जब ईआरपी का यूज किया जाएगा। ठीक है, यही बात इसके अंदर पूरी थ्योरी के अंदर लिखी हुई है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है समझ में तो एक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सर समझ में आया या नहीं आया। यस और नो का जवाब तो जरूर दीजिएगा कि सर सीआरएम जो आपने पढ़ाया वो समझ में बिल्कुल नहीं आया, थोड़ा सा आया, थोड़ा भी नहीं आया, आया नहीं आया, कैसा रहा? क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट खत्म होने तक आप मेरे साथ 5वीं यूनिट देख रहे हैं, तो मतलब कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट क्या कहा जाता है कि अपन ने ईआरपी सॉफ्टवेयर तो यूज करा, लेकिन हमको नेक्स्ट टॉपिक है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यानी कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाने में। इंफॉर्मेशन सब टेक्नोलॉजी को यूज करने का मतलब इंटरनेट को यूज करना नहीं, यहां पर इंटरनेट को ही यूज करना नहीं, इंटरनेट इज द पार्ट। आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाना है। यानी पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, ईआरपी आ गया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, फिर से टॉपिक रिपीट हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो हमारी सप्लाई चेन होगी कि कितने नंबर ऑफ सप्लायर हमको किस प्लेस के लिए चाहिए। मान लेते हैं जयपुर, वाराणसी, ठीक है, प्रयागराज, मेरठ, 4 जगह है। यहां पे कितने की डिमांड है, कितने की सप्लाई चेन में कितने होलसेलर, कितने डिस्ट्रीब्यूटर, कितने रिटेलर की हमारी कंपनी को रिक्वायरमेंट है कि हम वो सप्लाई चेन मैच कर सके। क्योंकि जितनी सप्लाई हो उतनी डिमांड होगी, तो हमारे प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा, प्रॉफिट जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि अगर डिमांड मेरी किसी कंपनी की, पहले ये समझ लो डिमांड 40 यूनिट की है, और अगर मैं सप्लाई अंडर कर देता हूं, 30 यूनिट की कर पा रहा हूं, यानी कम सप्लाई कर पा रहा हूं, तो प्राइस तो बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की, लेकिन मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर पाया। अगर सप्लाई ओवर कर दी, 60 यूनिट की सप्लाई कर दी 40 की जगह, तो प्राइस क्या होगी, कम हो जाएगी, तब भी मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर पाया। सप्लाई कैसी होनी चाहिए, 40 है तो सप्लाई 40 ही होनी चाहिए, तो क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। वरना प्रॉफिट मैक्सिमाइज, इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, वरना प्रॉफिट मैक्सिमम हम निकाल नहीं सकते बिजनेस से जब तक डिमांड इक्वल टू सप्लाई नहीं करी जाए। तो यही बोला गया है। आप इसमें आईटी की हेल्प लीजिए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सॉफ्टवेयर की हेल्प लीजिए, आप रियल टाइम इंटरनेट की हेल्प लीजिए, उसके अंदर जो भी आईटी इंटीग्रेशन में उसके बॉटलनेक्स हैं यानी कि उसकी कमियां हैं उसको दूर कीजिए। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि रियल टाइम पे आपको सॉफ्टवेयर की डिलीवरी, जैसे कि पतंजलि, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पतंजलि पूरा ही लिख देते हैं। पतंजलि कंपनी क्या करती है, एक इन्होंने सॉफ्टवेयर बना रखा है, ठीक है, इनका खुद का सॉफ्टवेयर है, ईआरपी सॉफ्टवेयर कह लो या सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर कह लो, इनका खुद का सॉफ्टवेयर है। अब ये कंपनी करती क्या है, बहुत तगड़ा काम है इनका। जो रिटेलर है यानी डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट वहां भी नहीं, ये रिटेलर के यहाँ सॉफ्टवेयर लगा। रिटेलर ने जैसे आज पूरे दिन भर के अंदर 10,000 यूनिट सेल करी, 10,000 रुपए का गल्ला करा, ठीक है, इसके अंदर उसने क्या क्या सेल करी, एक दिन का गल्ला हुआ, 10 दिन के अंदर 1 लाख का हुआ, और महीने के अंदर 3 लाख का गल्ला हुआ। 3 लाख के गल्लों में कौन सी यूनिट कितनी बिक रही है, कितनी डिमांड है, इसके अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर पतंजलि कंपनी को सजेस्ट करेगा कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ाने हैं या कम करने हैं।
और बढ़ाने हैं तो किस प्रोडक्ट के बढ़ाने हैं और घटाने हैं तो किस प्रोडक्ट के घटाने हैं। क्योंकि कभी क्या होता है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, जैसे पतंजलि की घी की डिमांड ज्यादा है, इसके अलावा जो काढ़े वगैरह का प्रोडक्ट देते हैं इनकी डिमांड कम है। कोरोनिल की डिमांड इनकी हाइक पे थी कोरोना के टाइम पे, तब इनका सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि कोरोना ज्यादा बिक रहा है, आपको कोरोनिल ज्यादा बिक रहा है, मतलब सॉरी कोरोना नहीं बिक रहा है, कोरोना तो डिजीज है, कोरोनिल ज्यादा बिक रहा है। तो इसके कारण क्या है कि ये सॉफ्टवेयर इनकी हेल्प कर रहा है इनकी सप्लाई चेन को रेगुलेट करने में। यहां पर ये सॉफ्टवेयर इनके पास रियल टाइम में है। रिटेलर ने जैसे यहां पर सेल की एंट्री पास करी पतंजलि के हेडक्वार्टर में, हरिद्वार में पता चल गया, गुरुग्राम में पता चल गया कि ये प्रोडक्ट की सप्लाई यहां पर ज्यादा हो रही है, इस प्रोडक्ट को सेल हो गया है, अब यहां पर हमको सप्लाई करें। ठीक है, समझ में आया। इस रिटेलर को भी इंफॉर्मेशन होती है कि ये प्रोडक्ट अभी स्टॉक मैनेजमेंट के लिए उसका यूज करेगा। रिटेलर किसके लिए यूज करेगा, स्टॉक मैनेजमेंट के लिए यूज करेगा कि इतने प्रोडक्ट बिक गए, इतने प्रोडक्ट बचे हैं, तो ये अब मेरे पास इसकी शॉर्टेज आने वाली है तो इसका ऑर्डर दे दूं। और कंपनी किसके लिए यूज करेगी, उसकी डिमांड एस्टिमेशन और सप्लाई एस्टिमेशन के लिए। यह होता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट, है ना। और यही होता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इसके साथ इंटीग्रेट करना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ या सीआरएम के साथ या ईआरपी के साथ, तीनों एक ही बातें है ना। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट समझ गया, उसके साथ भी आईटी लिंकेज होती है, ईआरपी भी लिंकेज होती है। अब फंक्शंस क्या है, सीआरएम को क्या क्या काम करना पड़ता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑटोमेशन पे करना होता है, सेल्स फोर्स क्या होगी, ऑटोमेशन पे हो जाएगी। सीआरएम क्या करेगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो जाएगा। तो सेल्स फोर्स क्या हो जाएगी हमारी, ऑटोमेशन पे हो जाएगी। कस्टमर को सीधा वो बता देगा, कस्टमर सीधा बता देगा कि जो मतलब सीआरएम अगर अपना आ गया तो सेल्स फोर्स को पता रहेगा कि 40 यूनिट बिकने वाली, 30 यूनिट बिकने वाली, 60 यूनिट बिकने वाली। यानी सीआरएम डिपार्टमेंट क्या कर देता है, सेल्स फोर्स को ऑटोमेटिक कर देता है कि इतनी सेल्स होने वाली, 80 यूनिट, 90 यूनिट, 100 यूनिट। क्यों, सीआरएम डिपार्टमेंट कस्टमर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सीधा सीधा सेल्स फोर्स को बता देगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हेल्प करेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, किसका, ह्यूमन का। तो यदि सेल्स बढ़ रही होगी तो मेरे को ज्यादा रिक्रूटमेंट करना होगा, ज्यादा लोगों को सिलेक्शन करना होगा, और सेल्स घट रही होगी तो कम लोगों की सिलेक्शन करना होगा। तो ये सीआरएम इसमें हेल्प करेगा। लीड मैनेजमेंट, अब ये लीड क्या होती है, ये थोड़ा सा समझ लो, समझने की चीज है। लीड होती है प्रोबेबल कस्टमर, ये है हमारे कस्टमर हुए नहीं है, प्रोबेबल कस्टमर, और यही कस्टमर बाद में जाके क्या बनेंगे, बायर बनेंगे। ठीक है, कंज्यूमर बने ना बने, कंपनी का फंडा है उनको बायर बनाना। यानी लीड क्या है, आपने गूगल पे सर्च किया बेस्ट ड्रेस, बेस्ट शर्ट, 15 कंपनी आ गई, एक के अंदर आपने कोई डेटा फिट किया, जैसे वो डेटा किया आप उनकी एक लीड जनरेट हो गई। इसको अब आपके स्टूडेंट के एग्जांपल से समझाता हूं। आपने लिखा बेस्ट कॉलेज, बेस्ट कॉलेज लिख के सर्च कीजिए, बेस्ट कॉलेज इन यूपी, तो शिक्षा.com खुली, एक एग्जांपल, शिक्षा.com खुली, गूगल का एडवर्टीजमेंट खुला, वहां पे आपने एक फॉर्म फिलअप करा जिसमें आपने अपना नाम लिखा, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो वो लिखा, अपना मोबाइल नंबर लिखा, बस आपका डेटा इनके पास चला गया। आप क्या बन गए, लीड बन गए गूगल के लिए। गूगल की एक लीड 250 से 300 रुपए की जाती है, मतलब आपका एक डेटा, केवल आपका नाम, मोबाइल नंबर, इसकी कॉस्टिंग बता रहा हूं, गूगल चार्ज करता है 250 रुपए मिनिमम, बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही चार्ज करता है, 270, 280, डिपेंड करता है आपका डेटा कितना एक्यूरेट है और गूगल के पास कितना है। ठीक है, और कहां का डेटा है रिक्वायरमेंट है, 250 रुपए केवल नाम, डेटा और मोबाइल नंबर बताने का, कौन से कोर्स में आपको इंटरेस्ट है, ये होती है आपकी लीड। इसके बाद कॉलेज वाले आपको फोन करते हैं, हाँ भैया जी एडमिशन चाहिए, एमबीए के लिए चाहिए, हमारा लल्लन टॉप कॉलेज है, आ जाइए, हम आपको एडमिशन देने के लिए रेडी है, 20 लाख का पैकेज देने वाले हैं, 2 साल का कोर्स रहेगा, जादू मंत्र टोना टोटका सब कराएंगे, आपको 20 लाख के पैकेज पे पहुंचा देंगे। ऐसे करके उनकी मार्केटिंग टीम आपको कन्विंस करने में लग जाती है। तो यही आपका प्रोबेबल कस्टमर है उस कॉलेज के लिए आप, और उनके बायर बन जाएंगे। हाँ, दौड़ते हुए पहुंचेंगे, मेरे को 20 लाख का पैकेज चाहिए, तुरंत कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। ये उस लीड का बेनिफिट है। लेकिन ये लीड कहां से जनरेट हो रही है, ये लीड आपकी सीआरएम मैनेजमेंट से जनरेट होती है। वो आपको बताते हैं कि ये आपका कस्टमर, अब सीआरएम गूगल भी हो गया, गूगल एडवर्ड भी हो गया, यूट्यूब भी हो गया, कहीं पे भी जहां पे आपका डेटा गया है वो लीड मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस। सीआरएम का बेसिक पार्ट तो यही है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है, मार्केटिंग भी करता है, कंपनी वाले आपको बताते भी कि ये प्रोडक्ट सर नया आया मार्केट में, आप प्लीज इसको चॉइस करिए। वर्क फ्लो ऑटोमेशन भी कर देता है,
कि कितना काम करना है, कितना काम कल करना है, कितना काम आज करना है, कितना काम होने वाला है, क्या मार्केट में डिमांड आने वाली है, क्या प्रोडक्शन होने वाला है, सब ऑटोमेशन का काम भी सीआरएम का। बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, सर ये प्रोडक्ट की बार बार 50 लोग मेरे पास कंप्लेंट लेकर आए तो आपके ये वाला प्रोडक्ट खराब है, तो बिजनेस की रिपोर्टिंग का काम भी सीआरएम का होता है। और एनालिसिस करना आपके बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है, और कोई प्रोडक्ट का एनालिसिस कह सकते हो, या किसी डिसीजन का एनालिसिस कह सकते हो, या किसी सीजन का एनालिसिस कह सकते हो, सब कुछ काम सीआरएम का। कुल मिला के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम सर्विसेज प्रोवाइड करना, एनालिटिक्स करना, बिजनेस की रिपोर्ट करना, और तो सेल्स फोर्स को ये बताना कि कितना सेल्स होने वाला है, डिमांड की रिपोर्टिंग करना, एचआरएम के लिए काम करना, और लीड मैनेजमेंट का काम करना, ये इसके बेसिक फंक्शंस होते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी रहा है ना। अगला टॉपिक है ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कौन सा टॉपिक है, ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आजकल ग्रीन सप्लाई चेन बहुत ही मतलब पॉपुलर टॉपिक में से एक है, और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। अगर कोई मेरे जैसा टीचर बैठ जाए जो करंट के क्वेश्चन पूछने में ज्यादा भरोसा रखता हो कि बताओ 2022-23 में क्या चल रहा है, तो वो ग्रीन सप्लाई से पकड़ेगा क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ द पब्लिक बिकम मोर अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट इशू द ग्लोबल वार्मिंग consumer will be asking more questions about the product they are purchasing. Companies will have to accept question about the how green their manufacturing process and supply chain are. The big their carbon footprints is how they recycle. यानी ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये है कि आज जो कस्टमर है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गया है, वो काफी अवेयर हो गया है ग्लोबल वार्मिंग में। मतलब हर कोई चाहता है कि पर्यावरण का संरक्षण। कोई मतलब कह सकते हो कि 1% लोग ही होंगे जो कहते हैं कि नहीं एनवायरमेंट को खत्म कर देना चाहिए। बाकी पृथ्वी पे रहने वाला हर व्यक्ति है क्या चाहता है कि एनवायरमेंट को बचना चाहिए, एनवायरमेंट को बचाना चाहिए, विश्व का कल्याण होना चाहिए। दिल से तो यही चाहते हैं, भले पड़ोसी का कल्याण हो ना हो लेकिन विश्व का कल्याण होना चाहिए, है ना। दोस्त का कल्याण होना हो, रिश्तेदारों का कल्याण होना हो, लेकिन पड़ोसी का कल्याण होना चाहिए। ये सबकी एक कॉमन आइडियोलॉजी रहती है, क्योंकि इंडिया में तो यही आइडियोलॉजी बचपन से अब ग्रूमिंग से सिखाई। तो अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर भी ग्रीन मैनेजमेंट की बात करी गई है, यानी ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। इसका मतलब ऐसी सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाई जाए जो रिवर्स सप्लाई भी करे, जो क्या करे, रिवर्स सप्लाई भी करे, और कम आउटलेट खोल के भी, आउटलेट यानी कि कम होलसेलर और रिटेलर रख के भी ज्यादा मोर प्रोडक्ट सप्लाई हो, मोर प्रोडक्ट सप्लाई। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आज फ्यूल चार्जेस लगता है, एक ट्रक दूसरी जगह पे जाएगा, दिल्ली से ट्रक निकला, वाराणसी पहुंचा, मेरठ पहुंचा, तो उसका फ्यूल एक्सपेंसेस हुआ। तो अगर सप्लाई चेन स्ट्रांग होगी, अगर वो ग्रीन इनिशिएटिव ले रही है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कर रही है, या ऐसा कोई कर रही है जिससे एनवायरनमेंट को फायदा हो रहा है, ऐसा कोई इनिशिएटिव जिससे एनवायरनमेंट को फायदा हो रहा है, इसमें सोलर से चलने वाले गाड़ियां हो सकती है, या सोलर से, या ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल रह सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट की आज मांग बढ़ रही है। इसी को ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोला जाता है। ये कैसे अचीव किया जा सकता है, इसको अचीव करने का सबसे पहला तरीका है कि आपको ऑप्टिमाइज करनी है अपनी सप्लाई चेन। जब सप्लाई चेन हमारी ऑप्टिमाइज का मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, जब हम हमारे होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वैसे ही कम आ जाएगी, हमारे फ्यूल चार्जेस वैसे ही कम हो जाएंगे, और हम एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करेंगे। यानी एक प्रोडक्ट बेचने के लिए तो आपने पूरा का पूरा एक ट्रक दौड़ा दिया है ना, और 1000 प्रोडक्ट बेचने के लिए भी एक ट्रक जा रहा है मान लेते हैं, तो आपकी कॉस्टिंग तो एक ट्रक में, एक प्रोडक्ट के अंदर नेचुरली ज्यादा आएगी, पर उससे कार्बन जो निकलेगा उस ट्रक से, जो फ्यूल जो निकलेगा, धुआं जो उगटेगा, एनवायरमेंट को जो नुकसान पहुंचेगा वो भी उतना ही पहुंचेगा जितना 1000 प्रोडक्ट में जाएगा। तो ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये कहना चाह रहा है कि आप 1000 ट्रक सप्लाई करें। वो कब हो पाएगा, जब आप अपनी सप्लाई चेन को मैक्सिमम कर सकेंगे और अपनी पब्लिक इमेज, और ग्रीन सप्लाई चेन जब आपकी इंप्रूव होगी, है ना, जब ऑप्टिमम सॉल्यूशन आएगा, ऑप्टिमम आएगा, आपका लेवल आएगा, तो ग्रीन एक तो मिलेगा पॉइंट, और दूसरा आपकी पब्लिक इमेज भी इंप्रूव होगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया है, पब्लिक इमेज भी इंप्रूव होगी। और सप्लाई चेन की सस्टेनेबिलिटी, अब ये पॉइंट अपन सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी और दो ही, चलो इसी के ही निपटा लेते हैं ताकि अगले आपको भी नहीं जाना पड़े, है ना। सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है, सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि लंबे समय तक, चिरंजीवी, हिंदी में सस्टेनेबिलिटी को बोलते हैं हमेशा जीवन रहने वाला, यानी लंबे समय तक रहे। यानी सप्लाई चेन कैसी हो, सस्टेनेबल।
अब यह सस्टेनेबल का मतलब क्या है, नया टॉपिक आ गया है इसलिए लिंक हटा देना। वहां पे जब मैं लिंकेज पढ़ रहा था उसके बाद मैं किस पे आया था, फंक्शन पे आया था, उसके बाद में ईआरपी पे आया था, और इस पे लास्ट टॉपिक अपन ने ग्रीन सप्लाई। इसके बाद अब नया टॉपिक आ गया है, ये है सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हमारी जो सप्लाई चेन बनाया हूं मैं वो लॉन्ग टर्म तक काम कर सके। कैसे काम कर सके, लॉन्ग टर्म तक। मतलब मैंने एक बार अगर कितने होलसेलर, 4 होलसेलर लगा दिए किसी जगह पे, तो वो 4 होलसेलर लॉन्ग टर्म तक वहां पे सर्विसेज दे। ऐसा ना हो कल 4 की जगह मेरे को 2 करने पड़े और 2 की जगह फिर 1 करना पड़े। यानी सप्लाई चेन सस्टेन करें। हम एक बार जो सप्लाई चेन बनाए वो लॉन्ग टर्म तक वहां पे काम करे, तभी तो कंपनी की ग्रोथ मैक्सिमम हो पाएगी। यदि मैं सप्लाई चेन में बार बार चेंजेस करता रहूंगा तो कंपनी की ग्रोथ कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट आता है। इसी को कहते हैं सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी। सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी इज द इंपैक्ट ऑफ कंपनी सप्लाई चेन कैन prompting human rights, fair labor practice, environmental progress, anti-corruption policies, and their growing needs of integration, supply, sustainable choice of supply chain management. आज एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ में लेबर प्रैक्टिस को फॉलो, फेयर लेबर प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए भी हमको सप्लाई चेन, क्योंकि आज आपने किसी को नौकरी पे दिया, होलसेलर बनाया, कल कंपनी कहेगी कि हम यहाँ पे सप्लाई नहीं करेंगे, तो उस होलसेलर की तो बेचारे की जिंदगी चलेगी, तो वो फेयर लेबर प्रैक्टिस नहीं हुई। तो सस्टेनेबल सप्लाई चेन प्रैक्टिस हमेशा फेयर लेबर प्रैक्टिस हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और ग्रोथ देने वाली हो, और ये सब करने से कंपनी को ही बेनिफिट होता है। तो ये हम अचीव कैसे कर सकते हैं, हाउ इज इंप्रूव ऑफ सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी, कैसे कर सकते हैं? सबसे सिंपल इसका तरीका है, 2 ही तरीके इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। पहला कि क्रिटिकल इशू को आइडेंटिफाई करें, क्यों हमारी सप्लाई चेन टूट जाती है, उसको इंप्रूव करा जाए। सेकंड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट टूल्स टू हेल्प ट्रैक प्रोग्रेस एंड फाइंड वीकनेस। चलो इसको समझा देता हूं दोनों ही पॉइंट को मैं, कि अगर मेरे को मेरी सप्लाई चेन, कौन सी चेन, सप्लाई चेन लॉन्ग टर्म तक चलानी है, यानी कि सस्टेन करानी है, तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को इंप्रूव करना होगा मेरा सीआरएम, ठीक है, डेटा, और वीकनेस में पता करूं मेरे प्रोडक्ट की वीकनेस फाइंड आउट करके, प्रोडक्ट की वीकनेस फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करना। फाइंड आउट करके क्या करना, उसको सॉल्व करना हमारा क्या कहलाएगा, सप्लाई चेन को सस्टेन किया जा सकता है लंबे समय तक। यानी किसी भी सप्लाई चेन को, नंबर ऑफ होलसेलर, रिटेलर, अगर मेरे को लॉन्ग टर्म तक वहां पे सर्वाइव करने हैं तो मेरा प्रोडक्ट अच्छा होना जरूरी है। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, उसकी मार्केट में डिमांड नहीं होगी, तो सप्लाई चेन लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं करेगी। पहला पॉइंट, रियल टाइम पे मेरे पास इंफॉर्मेशन आनी जरूरी है, यानी तभी मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। यहां पे भी दोनों पॉइंट यही कह रहे हैं कि हमारी कंपनी के जो क्रिटिकल इशू है इनको फाइंड आउट करो और इनको दूर करो, और हमारी जो वीकनेस है कंपनी के प्रोडक्ट की उसको फाइंड आउट करो और इनको दूर करो। दोनों में बातें एक ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सस्टेनेबल कैसे बनाना है। मेरे को मेरी सीआरएम इंप्रूव करना है, ईआरपी इंप्रूव करना है, डेटा इंप्रूव करना है, प्रोडक्ट इंप्रूव करना है, जिससे मेरा सारे लिंकेज बने रहे। जब तक कंपनी की डिमांड इंप्रूव होती रहेगी, कंपनी का सप्लाई चेन भी इंप्रूव होता रहेगा और वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेगा। क्लियर हो गया? इतना सही पॉइंट है, समझ में आया नहीं आया? यहाँ पे मैंने यूनिट 5 आपकी मात्र 30 मिनट के अंदर उड़ा दी है। थोड़ी सी स्पीड मेरी फास्ट रही, लेकिन आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट रह गया है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं डॉक्टर आनंद व्यास, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।